चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत बच्चों क्या क्या आएगा? एक जोड़ी अंडाशय अथवा ओवरी, एक जोड़ी अंडवाहिनी जिसे आप ओविडक्ट कहते हो, एक गर्भाशय है, गर्भाशय ग्रीवा है, वजाइना है, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया अथवा बाह्य जननेंद्रिय। बच्चों का डायग्राम देखें तो ये है गर्भाशय, ये अंडाशय, दो अंडाशय श्रोणि रीजन में लगे होते, श्रोणि एरिया में लगे होते बच्चों, पेल्विक रीजन में। अगर आप इसको देखें तो ये एक ओर गर्भाशय से और एक ओर श्रोणि दीवार से जुड़े होंगे लिगामेंट के द्वारा। पहला टॉपिक तो है बच्चों यही है। यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है अंडाशय। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो 2 मार्क्स में आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है और 2 मार्क्स में आपको पीछे डायग्राम बनाना है। जब डायग्राम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। पहला है बच्चों यहाँ से आपको लिखना है अंडाशय, हेडिंग डालोगे यहाँ पे अंडाशय, ओवरी। अंडाशय स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग है। जैसे नर का प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण था, स्त्रियों में बच्चों प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? अंडाशय होता है, जो मादा युग्मक, स्त्री युग्मक अथवा अंडाणु या ओवम और अनेक प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन का स्राव करता है। अंडाणुओं का निर्माण, ओवम का निर्माण बच्चों अंडाशय से ही होता है। कहाँ लगे होंगे? उदर के निचले भाग के दोनों श्रोणि गुहा में, उदर गुहा में बच्चों दोनों ओर एक एक अंडाशय लगे। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है। और ये बच्चों उदर गुहा की जो भित्ति है, श्रोणि भित्ति है और गर्भाशय है, उसके द्वारा स्नायु अथवा लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती है, जिससे ये इधर उधर खिसक नहीं सकती। चारों ओर से जुड़ी हुई बच्चों, इस साइड से गर्भाशय से, इस साइड से ऊपर से नीचे से श्रोणि दीवार है उससे जुड़ी है। किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा। इसको इसके जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। इसको जोड़ेगा कहाँ का? गर्भाशय और श्रोणि भित्ति से। प्रत्येक अंडाशय के बाहर एक पतली सी भित्ति होती है बच्चों, जिसे एपिथेलियम कहते हैं। एपिथेलियम अंडाशय पीठिका, अंडाशय में 2 भाग है, एक अंडाशय पीठिका और एक मध्य। अंडाशय में 2 भाग है, एक बाहर की ओर से बोलते हैं अंडाशय पीठिका, अंदर की ओर के भाग को कहते हैं मध्यांश अथवा मेडुला। तो बच्चों जो झिल्ली है, एपिथेलियम है, तो किसको घेरेगा? ओवेरियन स्ट्रोमा को घेरेगा। उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर मेडुला। यहां तक आपको लिखना है अंडाशय के बारे में। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? यह स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो स्त्री युग्मक, अंडाणु अथवा ओवम और कई प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन का स्राव करता है। कहाँ लगा होता है? यह उदर के निचले भाग में दोनों ओर लगा हुआ। उदर गुहा में से आप श्रोणि गुहा कहते हो। फिर प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। इससे जुड़ा होता है, एक और एक गर्भाशय से जुड़ा होता है, बाकी 3 और बच्चों ये श्रोणि की भित्ति से जुड़ा होगा। किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा। प्रत्येक अंडाशय में बच्चों बाहर एक पतली एपिथेलियम होती है। अंडाशय के 2 भाग हैं, बाहर के भाग को पेरिफेरल कॉर्टेक्स और अंदर के भाग को बच्चों मेडुला कहते हैं। हृदय भाग को वल्कुट कहते हैं, अंदर के भाग को मध्यांश कहते हैं। वल्कुट के बाहर होता है कौन? एपिथेलियम। यहां तक हो गया बच्चों अंडाशय। उसके बाद अगर आप देखें अंडवाहिनी,
डिंब वाहिनी नलिका अथवा ऐसे कॉमन भाषा में बच्चों फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, फैलोपियन नलिका। ठीक है, यहां से आपको स्टार्ट करना है। प्रत्येक डिंब वाहिनी, प्रत्येक फैलोपियन नलिका लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी हो। डायग्राम में देख लो पहले, फैलोपियन नलिका कहाँ पे, ये बच्चों ये नलिका यहां से यहां तक, ये फैलोपियन नलिका, यहां पूरा दिया होगा देखो, ये फैलोपियन नलिका है। फैलोपियन नलिका का यह भाग जो अंडाशय के पास लगा होता है, उससे जुड़ा नहीं होता है, इनके बीच में बच्चों भौतिक संधि नहीं होती, गैप है बीच में, इस भाग को बच्चों इनफंडिबुलम कहते हैं। ये वाला कीप, बाहर की ओर उंगली ऐसे प्रवृत्त लगे, झालर बोलते हैं, झल्लर लिखा झालर। उसके पीछे वाला जो चौड़ा वाला भाग है बच्चों, इसे एम्पुला अथवा तुम्बिका कहते हैं। तुम्बिका खुलता है संकीर्ण पथ अथवा स्तमस में, और स्तमस खुल जाएगा गर्भाशय। ये बच्चों पूरा का पूरा टॉपिक जो आपको लिखना है, ये लिखोगे किसमें, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो वापस देखो डायग्राम, झालर की एम्पुला, संकीर्ण पथ अथवा स्तमस, और ये सब आते हैं किसमें, अंडवाहिनी नलिका। अंडवाहिनी नलिका में इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। कितना लंबा है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा है दोनों। चलिए, तो प्रत्येक डिंबवाहिनी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर, अंडाशय के साथ जुड़ी नहीं है, अंडाशय की परिधि से चलकर बच्चों गर्भाशय तक चलती है। अंडाशय, मान इसको अंडाशय समझो, और ये फैलोपियन ट्यूब है बच्चों। अंडाशय के पास जो डिंबवाहिनी फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा होता है, वो कीप के आकार का होता है, और इस कीप के आकार वाले भाग को बच्चों कीपक अथवा इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम में आगे की ओर उंगली जैसे प्रवर्त निकलते हैं, जैसे उंगलियां निकली, इन्हें झालर अथवा फिम्बरी कहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब का आगे वाला भाग है, फूला हुआ है, फूले हुए इस भाग को इनफंडिबुलम या कीपक कहेंगे। कीपक के आगे फिंगर जैसे, उंगली जैसे प्रवर्त है, इनको आप झालर अथवा फिम्बरी कहो। ये अंडाशय, अंडाशय की जो परिधि है, उसके पास में झालर होंगे। झालर कहाँ लगे हुए हैं बच्चों, कीपक में लगे हुए हैं। कीपक, इस कीपक के किनारे उंगली सदृश प्रवर्त होते हैं बच्चों, जिन्हें झालर कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित होने वाले अंडाणु को यही झालर क्या करते हैं, पकड़ते हैं। इन झालर में बच्चों सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, पक्षमाभ उपकला होता है, जो लगातार हिलते रहते हैं, जिससे श्रोणि गुहा में एक प्रभाव उत्पन्न होता है, और अंडाशय से के द्वारा मुक्त होने वाले अंडाणु कहाँ आते हैं, इन्हीं झालर द्वारा खींच लिए जाते हैं। कहाँ पे, इनफंडिबुलम, कीपक। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका अथवा एम्पुला कहते हैं। और इसका अंडवाहिनी का अंतिम सिरा संकीर्ण पथ अथवा स्तमस कहलाता, भी डायग्राम में देखा था। और ये स्तमस बच्चों कहाँ खुलता है, गर्भाशय में। ठीक, ये अंडाशय, ये पूरी फैलोपियन ट्यूब, मेरा हाथ जो है देखना, ये क्या है बच्चों, ये झालर है, ये कीपक है। कीपक का खुले चौड़े वाले भाग में खुलता है, इसे क्या बोलना है, तुम्बिका कहना है। और ये संकीर्ण पथ जो बाद में कहाँ खुलेगा, गर्भाशय में। बच्चों यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है फैलोपियन ट्यूब। ऊपर कंप्लीट हो गया अंडाशय, नीचे फैलोपियन ट्यूब। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-2, 3-3 मार्क्स के। उसके बाद कुछ यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है गर्भाशय, यूटेरस। बच्चों अभी तक जो आपने पढ़े अंडाशय, फैलोपियन नलिका, ये जोड़े में होते हैं, लेकिन गर्भाशय केवल एक, से बच्चादानी अथवा वोम्ब भी कहते हैं, WOMB। अगर आकार देखें तो बच्चों गर्भाशय का आकार, जैसे आप नाशपाती को उल्टा रख दो, इस आकार का होता है। नाशपाती को उल्टा रख दो, इस आकार का गर्भाशय होता है। गर्भाशय अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स है,
ये स्नायुओं के द्वारा, लिगामेंट के द्वारा बच्चों श्रोणि भित्ति के साथ जुड़ा होता है। गर्भाशय श्रोणि भित्ति के साथ जुड़ा होता है किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा। अर्थात ये क्या नहीं कर सकता, अपनी जगह से ये मूव नहीं कर सकता, हलन चलन नहीं कर सकता। चारों ओर से इसको लिगामेंट के साथ, लिगामेंट द्वारा इसको श्रोणि भित्ति के साथ जोड़ दिया जाता है। एक ओरे जुड़ा हुआ है किससे? अंडाशय से, और बाकी 3 ओरे जुड़ा हुआ है श्रोणि भित्ति से। ठीक है। गर्भाशय एक पतली नली के द्वारा बच्चों वजाइना योनि में खुलता है और इसे ग्रीवा कहते हैं, ग्रीवा नाल या सर्वाइकल किनाल कहते हैं। बच्चों यहां से आपको स्टार्ट करें। गर्भाशय की भित्ति के जो ऊतक है 3 परतों वाले, गर्भाशय 3 परतों वाली ऊतकों से बना होता है। बाहरी परत बच्चों झिल्लीमय होती है और इसे पेरिमेट्रियम कहते हैं, परिगर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय की बाहर की जो परत है वो झिल्लीमय है, क्या बोलते हैं? परिगर्भाशय अथवा पेरिमेट्रियम। मध्य भित्ति बच्चों मोटी है, चिकनी पेशीय स्तर की बनी होती है, जिसे गर्भाशय पेशीय स्तर अथवा बायोमेट्रियम कहते हैं। बाहर की भित्ति झिल्लीमय है, इसे परिगर्भाशय अथवा पेरिमेट्रियम कहते हैं। मध्य भित्ति मोटी है, चिकनी पेशी मतलब अरेखित पेशी, अनैच्छिक पेशी, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स की बनी है, और इसे बच्चों गर्भाशय पेशीय स्तर अथवा बायोमेट्रियम कहते हैं। आंतरिक भित्ति जो बच्चों ग्रंथिल है, ग्रंथियों की बनी होती है, ग्रंथिल संरचनाओं की बनी होती है, और इसे बच्चों गर्भाशय अंतःस्तर अथवा एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम बच्चों गर्भाशय की गुहा को घेरता है, स्तृत करता है। आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ोगे, आठवां चक्र पढ़ोगे, ऋतुस्राव पढ़ोगे, उस दौरान बच्चों यही हर महीने यही एंडोमेट्रियम टूटता है, इसमें चक्रीय परिवर्तन आते हैं, हर महीने बनता है, टूटता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया गर्भाशय। क्या लिखोगे पहले? गर्भाशय एक होता है, बच्चादानी भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार कैसा? जैसे आप नाशपाती को उल्टा रखो ऐसा होता है। श्रोणि भित्तियों से जुड़ा होता है किसके द्वारा? स्नायु मतलब लिगामेंट के द्वारा। एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय की भित्ति 3 परतों की बनी होती है। सबसे बाहर की परत झिल्लीमय होती है, इसे परिगर्भाशय अथवा पेरिमेट्रियम कहते हैं। मध्य भित्ति मोटी होती है जो अरेखित पेशी की बनी होती है, जिसे गर्भाशय पेशी स्तर कहते हैं। आंतरिक भित्ति ग्रंथिल होती है, जिसे गर्भाशय अंतःस्तर अथवा एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम गर्भाशय की गुहा को स्थित करता है। आर्तव चक्र अथवा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतःस्तर में बच्चों एंडोमेट्रियम में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि गर्भाशय पेशीय स्तर में प्रसव के समय बच्चों काफी तेज संकुचन होता है। प्रत्येक अस्तर के काम, एंडोमेट्रियम हर महीने बनेगा, टूटेगा अगर प्रेगनेंसी नहीं है। मध्य स्तर बायोमेट्रियम क्या करेगा? प्रसव के समय बच्चों इसमें संकुचन होगा डिलीवरी के। ठीक है, ये हो गया गर्भाशय। बच्चों वाह जिन अंग में पढ़ लेना थोड़ा एक बार। अब है स्तन ग्रंथियां। कार्यशील, यहां से बच्चों यहाँ हेडिंग डाला है स्तन ग्रंथियां। कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादाओं का एक अभिलक्षण है। स्तन ग्रंथियां बच्चों फीमेल में होती है। ये युग्मिक संरचना है जिनमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में क्या भरा होता है? वसा होती है, फैट लगा होता है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक लगभग 15 से 20 मेमरी लोब्स में विभक्त होता है। ठीक है, प्रत्येक जो स्तन है बच्चों उसमें 15 से 20 क्या होते हैं? स्तन पालियां होती है, मेमरी लोब्स होते हैं। इन मेमरी लोब्स में कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं की कोशिकाओं से बच्चों दुग्ध का स्राव होगा, जो कूपिकाओं की गुहा में एकत्र होता है। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती है और प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर मेमरी डक्ट का निर्माण करती है। कई मेमरी डक्ट मिलकर एक बृहद तुम्बिका का निर्माण करती है जो नेक की पेरेंट डक्ट से जुड़ी होती है।
ठीक है, ये आपको स्तन ग्रंथियों के बारे में आप ये लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो यहाँ पे 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्तन ग्रंथियां, दूसरा गर्भाशय, तीसरा अंडाशय और चौथा है अंडवाहिनी। ये आपको लिखना है जैसे लिखा हुआ है और आपको पॉइंट बना के अपने इसको तैयार कर देना है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है युग्मक जनन। युग्मकों के निर्माण को बच्चे युग्मक जनन कहते हैं। पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय में बच्चों युग्मक जनन की क्रिया होगी। ठीक है, पुरुषों में वृषण के द्वारा शुक्र कोशों का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है और स्त्रियों में अंडाशय में अंडाणु का निर्माण अंड जनन कहलाता है। दोनों टॉपिक अलग अलग है। पहले बच्चों यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है शुक्र जनन, जहाँ लिखा है वृषण में वहां पे हेडिंग डालोगे शुक्र जनन अथवा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस अथवा शुक्र जनन कहाँ होगा? शुक्र जनन कहाँ होगा बच्चों? वृषण में होगा, नर में होगा। तो वृषण में अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाएं, उन नर जन्म को याद करो, नर कल ही पढ़ा था, नर जन्म कोशिकाओं को बच्चों स्पर्मेटोगोनिया अथवा शुक्राणु जन्म कहते हैं। ठीक है, तो वृषण में अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाओं से शुक्राणु उत्पन्न करने की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। सिंपल अपनी भाषा में इसको लिखना है बच्चों। वृषण में अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करने की प्रक्रिया को शुक्र जनन अथवा स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। पहले शुक्र जनन की परिभाषा लिखनी। वृषण में अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण क्या कहलाता है? शुक्र जनन कहलाता है। शुक्र जनन कब स्टार्ट होता है बच्चों? ये किशोरावस्था के समय शुरू होता है। जो शुक्र जनन नलिकाएं थी उसके अंदर आपने देखा था 2 प्रकार की कोशिकाएं थी। ये तो यही जो आपने बोला नर जन्म कोशिका और दूसरा सर्टोली कोशिका। यहाँ पे पहले काम करेगा नर जन्म कोशिका। तो शुक्र जनन नलिकाओं के भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणु समसूत्री, शुक्राणु जन मतलब जो बच्चों शुक्राणु जन ये वाला स्पर्मेटोगोनिया नर जन्म कोशिका। यहाँ पे शुक्राणु जन लिखा है, यहाँ पे नर जन्म कोशिका। इसको अलग अलग मत समझ, एक ही टॉपिक है। सबसे पहले क्या होगा कि शुक्राणु जन अर्थात नर जन्म कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा। पहला पॉइंट, नर जन्म कोशिका अथवा बच्चों डिस्कनेक्ट हो गया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे बच्चों? पहला पॉइंट के वृषण में अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण क्या कहलाता है बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस अथवा शुक्र जनन कहलाता है। नर जन्म कोशिका अथवा शुक्राणु जन समसूत्री विभाजन द्वारा बच्चों अपनी संख्या बढ़ाते हैं। क्योंकि समसूत्री विभाजन हुआ है तो प्रत्येक शुक्राणु जन क्या होगा बच्चों? द्विगुणित होगा, 2n होगा, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होगी। 2 गुणा 23, 2 इंटू 23। प्रत्येक शुक्राणु जन में बच्चों गुणसूत्रों की संख्या 46 होगी। अब कुछ सब नहीं, कुछ शुक्राणु जन में समय समय पर बच्चों अर्धसूत्री विभाजन होगा, सब में नहीं। कुछ शुक्राणु जन में अर्धसूत्री विभाजन होगा और जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा उसको बोलेंगे बच्चों प्राथमिक शुक्राणु कोशिका अथवा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वापस देखो,
जो नर जन्म कोशिका थी शुक्राणुजन, उन्होंने पहले अपनी संख्या बढ़ाई समसूत्री विभाजन के द्वारा, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 थी। इनमें से क्योंकि संख्या बहुत बढ़ गई है, इनमें से कुछ शुक्राणुजन में अर्धसूत्री विभाजन होगा बच्चों, और जिन शुक्राणुजन में अर्धसूत्री विभाजन होगा उसे क्या कहोगे? प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं अथवा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन में दो विभाजन होते हैं, हमने पढ़ा था परागकण के निर्माण के समय। पहला विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है और दूसरा विभाजन समसूत्री प्रकार का। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका द्विगुणित थी, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 थी। इसमें पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा जो कि अर्ध रिडक्शन प्रकार का है, न्यूनकारी है। इससे दो कोशिकाएं बनेगी जिनमें गुणसूत्रों की संख्या बच्चों आधी हो जाए। ठीक है, इसको कहेंगे द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ जो कि न्यूनकारी विभाजन था, और उससे दो समान कोशिकाएं बनी जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। और इसे क्या कहोगे बच्चों? इसे जो बना है उसे क्या कहना है? द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन से जो बना उसके क्या कहेंगे बच्चों? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। ठीक है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 23। 2n से n, द्विकीय से एककीय, द्विगुणित से अगुणित हो गए बच्चों। ठीक है, तो पहले क्या था? शुक्राणुजन, समसूत्री विभाजन से संख्या बढ़ी, उनमें से कुछ में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ उसे बोलेंगे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। से जो बनेगी बच्चों उसे द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं के, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के। अब बोलो क्या करना है? थ्री 80019। ठीक है, तो प्राथमिक से बच्चों द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनेगी जिनमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं, अब इनमें दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा बच्चों जो कि समसूत्री प्रकार का होता है, तो गुणसूत्र की संख्या 23 से 23 ही रहेगी। अब एक कोशिका से बच्चों 4 कोशिकाएं बनेगी और जिन्हें कहते हैं 4 बराबर अगुणित कोशिका बनेगी, जिन्हें शुक्राणु प्रसु अथवा स्पर्मेटिड्स कहते हैं। क्वेश्चन पूछा है बच्चों, शुक्राणु परसों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 23 होनी चाहिए। शुक्राणु परसों रूपांतरित होकर बच्चों शुक्राणु बनाते हैं। इस क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणु परसों का आकार शुक्राणु जैसा नहीं होता है, ये आकार बदलता है, रूपांतरण होता है, और उसके बाद बच्चों शुक्राणु परसों क्या बनाएगा? शुक्राणु बनाएगा। तो शुक्राणु परसों का स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में रूपांतरण, शुक्राणु प्रसु का शुक्राणु में रूपांतरण क्या कहलाता है बच्चों? शुक्राणु जनन कहलाता है। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतःस्थापित, शुक्राणु का जो शीर्ष है बच्चों वो सर्टोली कोशिका के अंदर चला जाएगा, जिससे क्या होगा? उसको पोषण मिलता है। ठीक है, यहां तक बच्चों ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डायग्राम देखो स्पर्मेटोजेनेसिस का बच्चों, शुक्रजनक नलिका का डायग्राम आएगा तो ये बनाना, एक सिंपल नली बना दो। ये है स्पर्मेटोगोनिया, शुक्राणुजन कोशिका, ये वाली बच्चों, ये तो उपकला है ये वाली। ठीक, गोले गोले बना दो। फिर देखो इन गोलों के बाहर एक गोला, दो गोला, तीन गोला और फिर शुक्राणु, ऐसे 2-3 लाइन बना देना और बीच की जगह खाली छोड़ दो। पहले क्या करना है? एक ट्यूब बनाई, ये रुद्रवाहिनी है, उसके बाहर उपकला हो तो बना सकते हो रुद्रवाहिनी। उसके अंदर का जो ये है ये बच्चों शुक्राणु जन कोशिका है, पूरा लगा देना है ऐसे एक स्तर। फिर इस शुक्राणु जन के आगे
प्राथमिक शुक्रकोशिका, प्राथमिक क्या है कि द्वितीयक शुक्रकोशिका, द्वितीयक शुक्रकोशिका से शुक्राणु परसों और शुक्राणु परसों से शुक्राणु। 4 पॉइंट देखो। पहला शुक्राणुजन, प्राथमिक शुक्रकोशिका, द्वितीयक शुक्रकोशिका, शुक्राणु प्रसव और ये शुक्राणु। ऐसे ही एक लाइन ये यहाँ बना दो, ऐसी एक लाइन यहाँ बना दो और बीच में खाली जगह में जो कोशिका बनाओगे वो सर्टोली कोशिका है। वापस देखो, शुक्राणुजन में क्या होगा, समसूत्री विभाजन से उसने अपनी संख्या बढ़ा दी। उनमें से सब में नहीं, देखो सब में नहीं हो रहा है, कुछ में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जैसे इसमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनेगा, प्राथमिक शुक्रकोशिका। प्राथमिक शुक्रकोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी बच्चों। द्वितीय शुक्रकोशिका में सॉरी, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा उसको बोलेंगे प्राथमिक शुक्रकोशिका। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बना द्वितीय शुक्रकोशिका, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। इसमें प्राथमिक शुक्रकोशिका में और शुक्राणुजन में गुणसूत्रों की संख्या 46। द्वितीय शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 से द्वितीय शुक्राणु से बच्चों शुक्राणु प्रसव बनेगा। 1 से 4 बनेंगे एक्चुअली। 1 से कितने बनाने हैं, 1 से 4 बनाने और 1 से 4 शुक्राणु बने। शुक्राणु प्रसव से शुक्राणु का निर्माण शुक्राणु जनन कहलाता है। ठीक है, ये क्या था बच्चों, शुक्राणुजन था। अपनी संख्या बढ़ाई, इनमें से कुछ में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा उसे बोलेंगे प्राथमिक शुक्रकोशिका, से जो बनेगा उसको बोलेंगे द्वितीय शुक्रकोशिका। इसमें दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा उसको बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, इसको बोलेंगे शुक्राणु परसव। रूपांतरण होगा शुक्राणु। चार्ट देख लो बच्चों, यह है चार्ट। यौवनावस्था में के शुरू होने पर शुक्राणुजन कोशिकाओं में सूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन। बहुत सारी कोशिकाएं 4 बन, 1 से 2, 2 से 4। इस सब में से कुछ में क्या होगा बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा, और जिसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा उसको बोलेंगे प्राथमिक शुक्रकोशिका। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से बच्चों जो बनेगी कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है, उसे कहेंगे द्वितीय शुक्राणु कोशिका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा बच्चों, और 1 से 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बन जाए, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 ही रहेगी। इनको बच्चों बोलेंगे शुक्राणु प्रसव। शुक्राणु प्रसव रूपांतरण के द्वारा शुक्राणु में बदलेंगे, इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहेंगे बच्चों। और पूरी प्रक्रिया को शुक्राणु जन से शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र कोशिका जनन कहते हैं। ठीक है, ये अंड कोशिका जनन बाद में पढ़ेंगे, बहुत डिफरेंस है। लेकिन ये आपको ये चार्ट तैयार करना है। ये डायग्राम तैयार करना है और यहां से शुक्र जनन, यहां से बच्चों, यहाँ शुक्र जनन, यहाँ पे हेडिंग डालना है, यहां से आपको यहां तक ही तैयार। और मादा जनन तंत्र में आपको क्या क्या तैयार करने के लिए बोला है, अंडाशय, अंडाशय नलिका, गर्भाशय। ठीक है, ये आपको तैयार करने हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो इसको आज पढ़ो, जो नहीं समझ में आया उसको हम जब लेक्चर होगा अपना नेक्स्ट टाइम पे तब क्लियर करेंगे। जो आज पढ़ा बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह लिख के आपको तैयार करने। एक दिन में केवल ऐसा लेक्चर रखूंगा जिसमें आप मुझे नोटबुक चेक कराएंगे। ठीक है बच्चों।